नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ से हमारे 2 या 3 वीडियो और आएंगे, इससे कुछ ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते तो भी आपको दोस्तों हिस्ट्री तो जानना ही चाहिए, क्योंकि अपने बारे में दोस्तों, अपने देश के बारे में पहले क्या क्या घटा, अंग्रेज कैसे आए और क्या क्या व्यवस्था थी, तो दोस्तों जानना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो आपको मतलब कि पता ही होना चाहिए अपने देश के बारे में। ठीक, तो दोस्तों आज हमारा चल रहा है वो गांधी युग। ठीक है दोस्तों, गांधी युग का पार्ट 3 हम कंप्लीट करेंगे, जो कि पहला और दूसरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसको देख ले और फिर उनको देखें, पहला और दूसरा, और फिर इसको देखें। तीनों आपको दोस्तों कहानी वाइज आपको समझ में आ जाएगा। जो कि दोस्तों 1885 से राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, और वहाँ से मैंने बताया कि 1905 तक नरम दल, और फिर अगर देखें तो 1905 से 1919 उग्रवादी चरण हुआ करता था। ठीक, फिर 1920 से गांधी युग शुरू होता है, और 1947 तक तो इनको दोस्तों हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला उनका परिचय, अगर पहले पार्ट में अगर बात करें तो पहला उनका परिचय है, फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन, फिर 1920 से 35 तक की जो घटना है वो दूसरे में हमने बताई है, भारत में क्या क्या एक्टिविटी हुई, और फिर 1935 से आज हम देखेंगे 1947 तक। ठीक है दोस्तों, तो उस समय भी 200 वायसराय तो हुआ ही करते थे। ठीक, तो वायसराय को देखेंगे हम। दूसरा, कांग्रेस के अधिवेशन भी होते थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन को भी देखेंगे। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, तो दोस्तों वो देखेंगे। तो दोस्तों पिछले का हम जोड़कर पढ़ते तो आपको आगे समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि हमने बताया कि दांडी यात्रा, जो कि नमक कानून था, तो वहाँ तक गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को, और वह पहुँचे थे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अब उस समय दोस्तों अगर देखें तो जो सभी वो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन को भारतीय लोगों ने स्वीकार कर दिया, तो साइमन कमीशन वापस चला गया। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, 1930, 31 और 32 3 वर्ष के लिए क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल वो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम आओगे और अपना क्या करोगे, अपना मत दोगे। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय अगर हमारे देखें तो रेमजे मैकडोनाल्ड, उसकी अध्यक्षता में ये राउंड टेबल मतलब कि दोस्तों गोल, यहाँ सदस्य बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे सदस्य रहेंगे सारे गोल गोल ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पर, और सबको सुना जाएगा। तो भारतीय जितने भी थे, भारतीय जो कि संगठन, जो कि अगर देखें तो RSS हुआ, मुस्लिम लीग हुआ, सिख संप्रदाय हुआ, जो अगर देखें तो जो डिप्रेस क्लास, जो दलित वर्ग से, वहाँ से BR अम्बेडकर गए थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। तो दोस्तों पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी सभी ने अज्ञा आंदोलन शुरू किया था, नमक दांडी यात्रा, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कोई गया नहीं था, ब्रिटेन, लंदन। तो दोस्तों क्या हुआ कि पहला गोलमेज सम्मेलन तो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, क्योंकि दोस्तों तमाम पार्टी के नेता तो आए, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश की वो तो गई नहीं, कांग्रेस। तो दोस्तों ये इसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड ने बोला कि इसका कोई मतलब रहा नहीं है, तो तुम गांधी जी को क्या, उस समय कांग्रेस का मतलब पूरी कांग्रेस का मतलब गांधी जी, उस समय गांधी जी के आदेश पर ही सब कुछ होता था, और वह सबको उन पर पूरा भरोसा था। तो इरविन ने फिर गांधी जी को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, मतलब उनके घर पर, और वहाँ पर दोनों के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, इस कब हुआ था, 5 मार्च 1931। ठीक, गांधी इरविन समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही समझौता यहाँ पर गांधी जी कुछ शर्त रखते हैं, तो इरविन मान जाते हैं। तो दोस्तों यह जो समझौता है, इसी के आधार पर उस समय अगर देखें तो लाहौर जेल में बनते भगत सिंह। तो भगत सिंह पर दोस्तों इसी समझौते के आधार पर उठता है कि भैया गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई की शर्त क्यों नहीं रखी। अब दोस्तों रखी थी या नहीं रखी, ये दोस्तों अलग एक मैटर है, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यही समझौता है। ठीक, अब इस समझौते में क्या होता है कि जो इरविन बोलते हैं कि तुम्हारे जो अधिकार चाहिए, तुमको जो चाहिए व्यवस्था, वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तुम वहाँ जाओ। तो गांधी जी फिर क्या करते हैं, तैयार होकर राजपूताना जहाज से
जाते हैं लंदन। ठीक है दोस्तों, तो उनके साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और भी जाते हैं। तो दोस्तों दो व्यक्ति ऐसे रहते जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी जाते हैं। तो फिर वहाँ जाते हैं और जो एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल उनको देखता है। तो फिर गांधी जी वो कोट पैंट त्याग चुके थे, है ना, जो कि मैंने बताया शुरू में ही आए थे, जब साबरमती आश्रम बसाया तो अपने आप को सन्यासी मान चुके थे। तो वो धोती में रहते थे और कोई कुर्ते में रहते थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल ने उसको देखा, तो उसने बोला कि अरे ये तो अर्धनग्न फकीर है, मतलब फकीर जैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये वाक्य किसने बोला था, तो ये चर्चिल ने बोला था, कि इसके लिए तो गांधी ने। ठीक, फिर उसके बाद में गांधी जी वहाँ गए और फिर उनको लगा कि कोई मतलब नहीं है, तो फिर वापस आ गए 1931 में ही, और भारत आ गए। और फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनको पकड़ लिया इस बार, और पुणे की यरमदा जेल में बंद कर दिया गया। जो सब पूना, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, जो कि अब पुणे हो चुका है, नाम बदल दिया गया उसका। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर यरमदा जो कि जेल का नाम है, जो कि यरमदा जेल में वो बंद है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो गांधी जी तो बंद हो गए। फिर दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों ने भाग लिया था, दोनों ने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो जो B.R. अम्बेडकर ने बात रखी कि भाई जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसके तहत तुमने प्रांतों में जो कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया। 1919 में मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, वहाँ सिखों को रिजर्वेशन दिया। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आने वाला है, मतलब जो व्यवस्था प्रांतों में थी वो केंद्रों में लागू होने वाली है, मतलब दिल्ली में, तो तुम हमको भी रिजर्वेशन दो, क्योंकि हमारे साथ समान अधिकार हमको नहीं दिए गए हैं। सब दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से हमारे जो लोग हैं और जो डिप्रेस क्लास, उनको B.R. अम्बेडकर नाम दिया था कि उनको हर क्षेत्र से वंचित किया गया, उनको काफ़ी समान नहीं समझा गया। तो पहली बार वर्ल्ड लेवल पर उस समय ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था। तो पहली बार पता चलता है कि जो अगर ये पता था कि भारत में हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन उनके देखें तो उनका भी एक वर्ग ऐसा है जो काफ़ी सभी अधिकारों से उनको वंचित किया गया, समान नहीं समझा गया। तो उसके लिए रेमजे मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड, दोस्तों याद रखेंगे, कम्युनल, ठीक है दोस्तों, कम्युनल अवार्ड, उस जो मतलब वो अधिकार दिया जाता है उसको कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों उनको कम्युनल अवार्ड दिया गया। फिर 1932 में B.R. अम्बेडकर वापस आए, मतलब उनको भी रिजर्वेशन दे दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अलग चुनाव क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जो दलित वर्ग आज का हम देखते हैं वो अलग, मतलब अलग उसको माना जाए, हिंदू में नहीं माना जाए ऐसा। ठीक, अब दोस्तों डॉक्टर गांधी को पता चला तो गांधी जी आए, मतलब गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तो दोस्तों ये दोनों के बीच फिर अब B.R. अम्बेडकर अपनी जिद पर थे और गांधी जी अपनी जिद पर कि मैं अनशन करूँगा। इसको दोनों को मिलाने का काम किया मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू ने, पुणे की यरमदा जेल में दोनों को मिलाया। तो गांधी जी ने बोला कि अम्बेडकर ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये हिंदू समाज और इसमें आप एक बड़ा वर्ग है उसको आप अलग ले जाएंगे तो इससे हमारी आज़ादी नहीं मिलेगी और उससे वर्ग टूट जाएगा। तो B.R. अम्बेडकर ने बोला कि भैया ऐसा समाज देने से क्या फ़ायदा, जो हमको समान अधिकार न दे पाए, जो इतने वर्षों से जो कि अत्याचार हो रहा है और हमको नीचा समझकर जो कि सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हम भी इंसान में अगर हिंदू समाज में रहकर, हिंदू धर्म में रहकर हमको समान अधिकार नहीं मिल रहे तो दूसरा धर्म रह लेते, और हमारी देशभक्ति, हम देश में ही हैं, देश के बाहर थोड़ी है, तो हम मतलब कि वो देश के लिए ही काम करेंगे। तो फिर गांधी जी बोलते हैं कि एक काम करो, हर क्षेत्र में, शिक्षा में, शासकीय सेवाओं में, राजनीति में, हर क्षेत्र में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों गांधी जी रिजर्वेशन की बात रखते, B.R. अम्बेडकर नहीं, याद रहे। ठीक है दोस्तों, जो रिजर्वेशन है वो गांधी जी ने एक मांग रखी है कि आप रिजर्वेशन ले लो, अलग मत हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले एक कहावत भी चलती थी, अब तो नहीं चलती है, कि जो है जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण है वो क्या है, भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है, मतलब पूना में जो वादा किया गया था वही वादे को निभाया जा रहा है। रिजर्वेशन मांगा नहीं गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो फिर दोनों के बीच पूना पैक्ट, पूना समझौता आता है। तो 20 सितंबर को गांधी जी क्या करते, अनशन पर बैठते और 26 सितंबर को दोनों के बीच
समझौता हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से 1935 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है और यहाँ पर केंद्रों में अगर देखें दोस्तों तो वायसराय तो रहता ही है। ठीक है दोस्तों, वायसराय तो रहता है, लेकिन वायसराय के नीचे यहाँ पर अगर देखें तो ये वायसराय हो जाएगा। ठीक है, और वायसराय के नीचे संसद रहेगी, जो कि वर्तमान में संसद ही है, और संसद रहेगी और इसमें भारतीय सदस्य रहेंगे और चुने जाएंगे। ठीक है ये रहेंगे और इनका एक प्रधान होगा सभी मंत्रियों में और वह प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो 1935 में यह कानून आता है और 37 से चुनाव होता है। दोस्तों पहले उस समय बहुत बड़ी पार्टी एक ही थी देश में, कांग्रेस, तो उसके अध्यक्ष थे कौन? युवा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप याद रखेंगे। तो दोस्तों 1937 भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं। ठीक है ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब लेकिन वो रहेंगे कांग्रेस के, मतलब कि अंग्रेज़ों के अंडर ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर वायसराय के कार्य हम देखें तो 1931 में इरविन का कार्यकाल खत्म हो जाता है। 31 से 36 तक अगर देखें तो लॉर्ड वेलिंगटन आता है। वेलिंगटन के समय मैंने बताया कि साइम वो 1935 भारत शासन अधिनियम आता है। दोस्तों अधिनियम का एक पॉलिटी में पढ़ते हैं कि कौन सा अधिनियम कब आया और उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, और इसमें हम पॉलिटी में देखेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद में हम देखें तो वायसराय में लिलिथुगो आता है 1936 से 1943 तक। इसके समय दोस्तों अगर देखें 3-4 काम होते हैं। पहला अगर देखें तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। भारत में दोस्तों अंग्रेज राज कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड में अगर देखें तो 2 महाशक्तियाँ बनी हुई थी, एक था मित्र राष्ट्र, एक था दूरी राष्ट्र। ठीक, तो एक संगठन में कौन सा? ब्रिटेन भी था। तो पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू होता है? 1914 से 1918। ठीक दोस्तों, 4 वर्ष के लिए हो रही है। दूसरा 1939 से 1945, 6 वर्ष के लिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं वो उधर बिजी हो जाते हैं और फिर भारतीय लोगों को बोलते हैं तुम क्या करो, हमारी तरफ से युद्ध में भाग लो, और जब तुम युद्ध में भाग लोगे, हमको जिता दोगे, तो हम तुम्हारा संविधान बना देंगे और तुमको आज़ाद कर देंगे। ठीक, तो गांधी जी को बुलाते, क्योंकि उस समय मुखिया गांधी जी हुआ करते पूरे देश के। तो गांधी जी को बुलाया लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने पास, और ऐसी खबर फैला दी कि गांधी जी मान गए, जो कि गांधी जी ऑलरेडी मना कर चुके थे। और एक फेमस कहावत भी आपने सुनी होगी कि आप ऐसे ही हमको चेक दे रहे हो जो पहले से बाउंस हो चुका है, मतलब कि आप तो ऐसे भी जाने वाले हो। क्योंकि 1935 में दोस्तों 1945 में यूएनओ बन चुका था और अब समय था कि अंग्रेज ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर दोस्तों दूसरी घटना ये होती है लिलिथगो के समय कि 1940 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन को दोस्तों मना कर दिया जाता है। ठीक उसके बाद में अगर देखें तो जो साइमन कमीशन आया था उसको ही मना कर दिया, फिर क्रिप्स मिशन आया था उसको ही मना कर दिया, और फिर वही आया 1946 में कैबिनेट मिशन, तो उसको स्वीकार करना पड़ा। और तब से दोस्तों भारत का संविधान बनने का काम शुरू होता है। ठीक, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी अहिंसा को लेते हैं, मतलब अहिंसा को त्याग देते हैं और हिंसा को अपनाते हैं, और दोस्तों नारा देते करो या मरो। और बड़े बड़े जो कि महानगर है वहाँ से असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जो कि हम देखें तो पूर्व में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल, और उत्तर में अगर देखें तो मुंबई, और पश्चिम पूर्व में अगर देखें तो कोलकाता, और अगर पश्चिम में देखें तो मुंबई, और अगर दक्षिण में देखें तो मद्रास, जो कि वर्तमान का चेन्नई। ठीक है दोस्तों, ये पूर्व में नहीं है, ये बांग्लादेश, ये पूर्वी बंगाल था, जो वर्तमान का बांग्लादेश पश्चिम बंगाल था। ठीक है, तो इसको पूर्वी बंगाल बोला गया, इसको पश्चिम बंगाल। तो ये जब से पश्चिम बंगाल है और ये पाकिस्तान बना, और फिर 1971 से ये बांग्लादेश बन गया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, एक नया देश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में महत्वपूर्ण घटना में हम भारत छोड़ो आंदोलन को देख चुके हैं। ठीक, जो करो या मरो का नारा 7 अगस्त को घोषणा हुई थी, 8 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होने लगा। लेकिन दोस्तों इनके जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको नज़रबंद कर लिया गया और ये आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद में अगर देखें तो ऑलरेडी सारी घटनाओं को हम कवर कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ दोस्तों देखें तो 1900 जो कि उस समय दोस्तों चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और चर्चिल जो कि भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये काफ़ी लाभ हो रहा है तो हम इसको आनाकानी कर रहा था वो। लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटेन चर्चिल के बाद क्लेमेंट एटली आते हैं, और क्लेमेंट एटली काफ़ी अच्छे व्यक्ति रहते हैं। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो वो क्या करते हैं कि उसको लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं कि जाओ फटाक से भारत को आज़ाद करके आओ। तो लॉर्ड वेवेल
लिलिथगो के बाद में 1943 से 1941 तक लॉर्ड वेवेल आता है, और 47 में लॉर्ड माउंटबेटन आता है, और उसी के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और भारत स्वतंत्र होता है। दोस्तों ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इसको बॉर्डर बोला जाता है। इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। दोस्तों इसको बोला है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ। दोस्तों भारत, इधर तिब्बत है, इधर चीन है, इधर भूटान है। दोस्तों सभी देशों के बीच रेखा खींची गई है, और उनका क्या क्या नाम है दोस्तों, ये जियोग्राफी का पार्ट बनता है। ठीक, उसको जियोग्राफी में हम देखेंगे। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई, तो रेड क्लिफ। उस समय कौन थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन को हमने क्या करा, पहला गवर्नर रखा। क्योंकि दोस्तों इतना हमको समझ नहीं थी कि इतना बड़ा देश है, कैसे क्या चलाएंगे, तो उनको ही बोला भाई आप ही रहो जब तक हमारी सारी व्यवस्था हम जमा नहीं लेते। फिर 1948 में माउंटबेटन को भगा दिया हमने, जाओ कि तुम्हारे देश। और फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक, फिर 1952 से संविधान लागू हुआ तो इस पद को राष्ट्रपति का पद बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, वो जो प्रांतों में मैंने बताया जो गवर्नर हुआ करते थे वो आज राज्यपाल होते हैं, जो कि वर्तमान में अब देखते हैं तो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और केंद्र में राष्ट्रपति होता है, जो कि वो पद कहाँ से चला आ रहा था। मैंने बताया कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय बना, और फिर गवर्नर जनरल बना, और अब फिर राष्ट्रपति हो गया। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया दोस्तों। आप इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भारत आज़ाद हो जाता है, और इसके बाद से कुछ एक्टिविटी और होती है, क्योंकि 1947 के बाद में वर्तमान तक क्या क्या हुआ, कौन सा प्रधानमंत्री आया, उसके समय क्या क्या घटना हुई। ठीक, इसके बारे में भी दोस्तों हम एक 2-3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री सीरीज को लेकर हम आएंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले प्रधानमंत्री के समय क्या क्या हुआ, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ क्या हुआ, 1960 में भारत पाकिस्तान जल संधि होती है, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, 1975 में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल क्या था, 1971 में भारत पाकिस्तान फिर युद्ध होता है, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, 1951 में राजीव गांधी की। दोस्तों ये बाकी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, तो दोस्तों वो भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, उसको भी हम लेकर आएंगे। और दोस्तों उसके बाद में और टॉपिक बचते हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका क्या योगदान रहा। ये दोस्तों अगर कह सकते हैं तो डायरेक्टली मतलब कि क्या है कि अंग्रेज़ों से नहीं लड़ रहे थे, ये इनडायरेक्टली देश के लिए कार्य कर रहे थे, क्योंकि देश में कुछ कुरीतियाँ भी थी। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज़ों से थी, देश में कुछ कुरीतियाँ थी। उन कुरीतियों को ख़त्म करने में और पूरे समाज को जागृत करने में उन सभी कह सकते हैं कि महान योद्धाओं का काफ़ी योगदान रहा, तो इनके कार्य को भी देखेंगे। और दोस्तों 2 और महत्वपूर्ण घट संस्थाएं होती है, जैसे कि HR हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें हम देखें तो भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इनकी एक संस्था रहती है। ये दोस्तों पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते थे, आगे नहीं रहते थे। इनकी दोस्तों इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है दोस्तों, इनकी एक अलग संस्था रहती है, उसको मैं एक अलग वीडियो में या शायद 2 वीडियो हो सकते हैं, और आपको पूरे डिटेल से इनके बारे में बताऊँगा। आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि इन्होंने इतना कुछ किया और इनके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है दोस्तों। इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, जो कि हम देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के दोस्तों अधिवेशन होते हैं हर वर्ष, मैंने बताया। तो 1936 में जो होता है वो होता है 1930 का, 1929-30 में अगर देखें तो लाहौर में होता है विशेष अधिवेशन, और वहाँ पर अगर देखें सभी ने वो अवज्ञा आंदोलन को मतलब कब चालू करना उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा, गांधी जी निर्णय लिया जाता है, और गांधी सविनय आंदोलन चालू करेंगे। यह भी निर्णय लिया जाता है कब, इसी यहाँ पर लाहौर है दोस्तों, लाहौर में होता है 1923 में रावी नदी के तट पर, इसी विशेष अधिवेशन में लिया जाता है। और दोस्तों इसी अधिवेशन में तय किया जाता है कि हर 26 जनवरी को हम क्या करें, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और दोस्तों ये इसी अधिवेशन से शुरू होता है, हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं, 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लेते हैं। 26 जनवरी जो कि इतने सालों से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, उसको गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण दिवस है। उसके बाद में महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन देखें तो 36 में होता है, अगर देखें तो लखनऊ में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1937 का देखें फैजपुर गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। तो 3 बातें आप याद रखें, किस सन में हुआ, कहाँ हुआ और कौन अध्यक्ष है, और वहाँ की महत्वपूर्ण बातें अगर हुई तो।
1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अगर देखें तो हरिपुरा, जो कि एक फेमस शहर है, सुभाष चंद्र बोस काफ़ी शानदार भाषण देते, काफ़ी बढ़िया भाषण देते और यहाँ से जनता को काफ़ी उत्साहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनता काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि अगला अधिवेशन कहाँ भी हो, हमारा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही रहेगा, सुभाष चंद्र बोस जी ही रहेंगे। और दोस्तों 1939 में त्रिपुरी में होता है, जो कि उसी अधिवेशन में 38 में पंचवर्षीय योजना जो कि लागू करेंगे, जो कि हर 5 वर्ष में अब बनती थी, अब नहीं दोस्तों, क्योंकि 2014 से जो कि योजना को ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग बन गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जितने समय मेरी दोस्तों नीति योजना आयोग हुआ करता, हर 5 वर्ष के लिए योजना बनती थी भारत में विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, वो अब समाप्त हो गई। अब देखें तो उसका निर्णय दोस्तों यहाँ लिया गया था। अब क्या होता है कि जब कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, मैंने बताया कि 37 में, तो फिर वो पंचवर्षीय योजना ऐसी कैसी रह जाती, फिर जब भारत आज़ाद होता है तब वो योजना फिर से लागू होती। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 1939 में होता है त्रिपुरी, जो कि वर्तमान का जबलपुर है, यहाँ पर अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में और वो अपने अध्यक्ष पद पर भाषण देने के लिए जाते हैं। लेकिन गांधी जी अपने दोस्त पट्टाभी सिरमैया को लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अध्यक्ष मेरा दोस्त पट्टाभी सिरमैया बनेगा, लेकिन जनता हैरान हो जाती है। फिर दोनों के बीच क्या होता है कि, और गांधी जी अपनी जीत पर अड़े रहते हैं कि अध्यक्ष तो मेरा दोस्त पट्टाभी सिरमैया ही होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच फिर चुनाव होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी और काफ़ी युवा जोशीले रहते, जनता को उन पर भरोसा रहता है, युवाओं को भरोसा रहता है। फिर भी गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी आघात हो जाते हैं कि बापू को मेरे पर विश्वास नहीं है, और वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। फिर 1939 से एक नया कांग्रेस छोड़ देते हैं और एक नई संस्था बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों फिर उनकी एक अलग स्टोरी है दोस्तों, वो आज़ाद हिंद फौज बना लेते हैं जापान में जाकर, उनको अलग हम देखेंगे, ठीक, अलग वीडियो में। फिर उस समय जो वो अधिवेशन रहता है, उसके तात्कालिक अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 से 45 तक जो लगातार 5 वर्षों के लिए अबुल कलाम आज़ाद, दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, वो साइंटिस्ट है, वो बाद में आते। ये अबुल कलाम आज़ाद तो 1940 से 1945 और 5 वर्षों के लिए अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहते। फिर 1946 में मेरठ में होता है तो जे.वी. कृपलानी अध्यक्ष। 1947 में वो वहाँ होता है दिल्ली में, तो वहाँ भी जे.वी. कृपलानी। 1948 में जो अधिवेशन होता है जयपुर में, वहाँ अध्यक्ष रहते हैं पट्टाभी सिरमैया। ठीक है दोस्तों, तो हमने वायसराय के कार्य भी देखे, कांग्रेस के अधिवेशन भी देखे, महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखे। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद में दोस्तों हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे वायसराय के मतलब कांग्रेस के कहाँ का अधिवेशन हुआ 1985 से, और दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाओं को भी 1885 से हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उनके अलग अलग बना देंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।